नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ हिमांशु दीक्षित। देश के बड़े शहर एक बार फिर हाई अलर्ट पर हैं। खुफिया सूत्रों के मुताबिक लश्कर के 20 से 25 आतंकी भारत में घुस चुके हैं। ये आतंकी 26/11 जैसी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। इन आतंकियों के निशाने पर देश के बड़े शहर हैं। इस बीच पंजाब के पठानकोट में ममूल मिलिट्री स्टेशन के पास आर्मी यूनिफॉर्म से भरा बैग मिलने से सनसनी फैल गई। पाकिस्तान की तरफ से हो रही लगातार घुसपैठ के बाद भारत के लिए एक चेतावनी वाली खबर है। खुफिया एजेंसियों को जानकारी मिली है कि भारत में 20 से 25 लश्कर के आतंकी घुस चुके हैं। इनकी योजना भारत में एक बार फिर 26/11 जैसे हमले को अंजाम देने की है, जिसमें पर्यटक स्थल, रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, मॉल और बड़े होटल निशाने पर हो सकते हैं। ऐसी जानकारी मिलते ही देश के सभी बड़े शहरों में एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशनों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। इसके अलावा पाकिस्तान की सीमा से सटे राज्यों में सघन सुरक्षा जांच के लिए कहा गया है। गृह मंत्रालय द्वारा सभी सुरक्षा बलों को जारी किए गए संदेश में उन्हें हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। इस बीच पंजाब के पठानकोट शहर में सुरक्षा बलों की गतिविधियां तेज हो चुकी हैं, क्योंकि 2 दिन पहले ममूल मिलिट्री स्टेशन के पास सेना की वर्दी से भरा बैग बरामद हुआ था। बैग मिलने के बाद से ही सुरक्षा बल चौकन्ने हो चुके हैं और मामले की तह तक पहुंचने की कोशिश की जा रही है। सेना और पंजाब पुलिस की स्वात टीमें मौके पर पहुंच चुकी हैं। अधिकारी बैग से मिले सामान की जांच कर रहे हैं। 2 महीने पहले भी पठानकोट में इसी तरह की घटना हुई थी। खुफिया ब्यूरो की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान की ओर से रोजाना घुसपैठ की कोशिशें हो रही है और फिर से एयरबेस को निशाना बनाने के प्रयास किए जा रहे हैं। जैश-ए-मोहम्मद के आतंकियों ने जनवरी 2016 में पठानकोट एयरबेस पर आतंकी हमला किया था। इसे किसी भी एयरबेस पर हुआ सबसे खतरनाक आतंकी हमला करार दिया गया था। ये आदेश ऐसे समय पर दिए गए हैं जब हाल ही में ब्रिटेन के मैनचेस्टर और दुनिया के कई अन्य स्थानों में आतंकी हमले हुए हैं। पुलिस सूत्रों ने बताया कि ऐसा संदेह है कि लश्कर के सदस्य दिल्ली, मुंबई, राजस्थान या पंजाब में हो सकते हैं। गृह मंत्रालय की ओर से सभी सुरक्षा बलों को हाई अलर्ट पर रहने को कहा गया है। विभिन्न पुलिस इकाइयों से अत्यंत सतर्कता बरतने और संदिग्ध लोगों, वस्तुओं और वाहनों पर तीखी नजर रखने और वाहनों एवं व्यक्तियों की अच्छी तरह से जांच करने को कहा गया है। पिछले दिनों सेना ने बड़ी कार्रवाई को अंजाम देते हुए हिजबुल कमांडर सब्जार अहमद भट्ट समेत 3 आतंकियों को त्राल में मौत के घाट उतार दिया था। तो वहीं रामपुर सेक्टर में भी सेना ने 6 आतंकियों को ढेर किया था। सरहद पर जिस तरह से आतंकियों को भारतीय सेना ने मार गिराया, ऐसे में आतंकी पूरी तरह से बौखलाए हैं। एजेंसियों का कहना है कि सुरक्षा में कोई भी चूक नहीं होनी चाहिए। सचिन भाटिया, एपीएन। पठानकोट को इससे पहले भी निशाना बनाया गया है और अब सेना की वर्दी मिलना एक बैग में कई तरह के सवाल यहां पर खड़े कर रहा है और अब इसकी गहनता से जांच भी की जा रही है। वहीं इस बारे में रक्षा मामलों के जानकार पीके सहगल से बात की हमारे संवाददाता अंबुज पांडे। भारत की खुफिया एजेंसियों की जानकारी के अनुसार भारत में 20 से 25 की संख्या में खतरनाक आतंकवादी घुस आए हैं। उनका मंसूबा 26/11 जैसी आतंकी घटना को अंजाम देना है। भारत की सरकार ने हाई अलर्ट जारी कर दिया है। हमारे साथ रक्षा विशेषज्ञ मेजर जनरल पीके सहगल साहब हैं। सर, इस तरीके की खबर आ रही है कि 20 से 25 के करीब इस तरीके आतंकवादी घुस गए हैं, कैसे देखते हैं इसे और कैसे जब ऐसी घटनाएं होती हैं तो कैसे सरकार इनको टैकल करती है या सुरक्षा एजेंसियां टैकल करती हैं? हम हर तरफ से सरकार कहती है हम चौकन्ने हैं। हर बॉर्डर हमने सील किया हुआ है। सिक्योरिटी और इंटेलिजेंस ग्रिड हमारा इन प्लेस है। उसके बाद इस माफी की खबर कि 20 से 25 आतंकवादी घुस आए देश में और हमको ये भी ना पता लगे कि कौन से सेक्टर से कहाँ से आए हैं, तो ये तो काफ़ी गंभीर और चिंताजनक आवश्यकता है।
साफ तौर पे नज़र आता है। एक तो पाकिस्तान जो है हमको हर प्रकार से डिस्टेबलाइज करने के लिए, जान और माल का नुकसान पहुंचाने के लिए कोशिश कर रहा है। साथ ही साथ हमारा जो अपना सिस्टम्स इन प्लेस हैं, चाहे हम उसको इंटेलिजेंस बोले, चाहे हम सिक्योरिटी बोले, उनमें भी अभी भी खामियां हैं जिनकी कमज़ोरियों को एक्सप्लॉइट करके इस माफिया की घुसपैठ करने में सक्सेसफुल हो रहा है। ये सरकार आने के बाद में और इससे पहले यूपी के समय में भी हमारी इंटेलिजेंस शेयरिंग दुनिया की दूसरी जो इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं जो भी इस एरिया में नज़र रख रही हैं, सारे आपके ये क्या कहते हैं मीडिया को इंटरसेप्ट कर सकती हैं, वो तमाम एजेंसीज़ के साथ भी आपके तालमेल हैं। आपके पास इंटेलिजेंस शेयरिंग है, इंफॉर्मेशन शेयरिंग है, फिर आपके पास सर्वेलेंस सैटेलाइट्स हैं, सर्वेलेंस ड्रोन्स हैं, सर्वेलेंस हेलीकॉप्टर्स हैं, स्टेट पुलिस है, आपके पास सेंट्रल एजेंसीज हैं। उसके बावजूद अगर इतनी बड़ी तादाद में कोई आपके देश में घुसपैठ कर जाए तो मैं तो पहले बोलूँगा कि हमारा अपना फेलियर है, इंटेलिजेंस और सिक्योरिटी फेलियर। तो ये थे पीके सहगल साहब जो कह रहे थे कि अगर कोई पुख्ता जानकारी नहीं होती है उसकी एवज में काफ़ी परेशानियां भी होती हैं। जिस तरीके के इनपुट अभी आए हैं, पूरे देश में अलर्ट है। अगर ये इनपुट और स्पेसिफिक होते तो आसानी मिल पाती। इसके बावजूद भी उन्होंने माना कि आतंकवादी अपने किसी भी मंसूबे पर कामयाब नहीं हो सकते हैं। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ अंबुज पांडे, APN न्यूज़, दिल्ली। वैसे तो पूरे देश पर आतंकी हमले का खतरा बना हुआ है, लेकिन सबसे पहले अगर आतंकियों की नजर कहीं रहती है तो रहती है देश का दिल कहे जाने वाले देश की राजधानी दिल्ली की। लश्कर के आतंकियों के घुसने की खबर के बाद दिल्ली में सुरक्षा इंतजामों का जायजा लिया हमारे सहयोगी संवाददाता अंबुज पांडे। भारत सरकार को मिली खुफिया एजेंसियों की जानकारी के अनुसार भारत में 20 से 25 खतरनाक आतंकवादी घुस आए हैं। लिहाजा भारत सरकार ने, गृह मंत्रालय ने तमाम जगहों की सुरक्षा बढ़ा दी है, हाई अलर्ट पे डाल दिया गया है। ऐसा बताया जा रहा है कि इन आतंकियों के निशाने पर बड़े शहर हैं और ख़ास तौर पर जितने भी महानगर हैं वो उनके निशाने पर हैं। इसी के चलते जो भीड़ भाड़ वाली जगह हैं जहां पर विदेशी सेनानी आते हैं, एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन और बड़े मॉल्स हुए, होटल हुआ, वहां पर ये सुरक्षाएं बढ़ा दी गई हैं। भारत सरकार के द्वारा ये एहतियाती कदम उठाए गए हैं। ऐसा माना जा रहा है कि ये आतंकी जो भारत में इस वक्त घुस आए हैं उनका उद्देश्य 26/11 जैसी घटना को अंजाम देना है। लेकिन भारत सरकार ने भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से कदम उठाते हुए पूरे हाई अलर्ट पर डाल दिया है सुरक्षा व्यवस्था को, और हर जगह पर चप्पे चप्पे पर इस समय जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई है। खासतौर पर रेलवे स्टेशन, एयरपोर्ट, बड़ी जो होटल्स हैं, मॉल्स हैं, उनमें सुरक्षा बढ़ा दी गई है ताकि कोई इस तरीके की घटना को अंजाम ना दे सके। कैमरा पर्सन इमैनुअल के साथ अंबुज पांडे, APN न्यूज़, दिल्ली। सरकार कहीं भी सुरक्षा में ढील बरतना नहीं चाहती और यही वजह है कि चप्पे चप्पे पर इस वक्त सुरक्षा कड़ी तैनात कर दी गई है और हमारी सुरक्षा एजेंसियां भी हाई अलर्ट पर हैं। वहीं एक और सुरक्षा बल हाई अलर्ट पर हैं और दूसरी ओर खुफिया एजेंसियां कश्मीर में आतंकवाद को होने वाली फंडिंग की कमर तोड़ने की कोशिशों में जुट गई हैं। इसी के तहत राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसियों ने अलगाववादी नेताओं से पूछताछ भी अब शुरू कर दी है। आतंकवाद को खत्म करने का सबसे कारगर तरीका है कि उस रास्ते को बंद किया जाए जिसके जरिए हथियार खरीदने के लिए पैसे की आवाजाही होती है। अब भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने इसी पर काम करना शुरू किया है। इसी के तहत कश्मीर में हिंसा और आतंकवाद को खत्म करने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा एजेंसी ने 3 अलगाववादी नेताओं से पूछताछ की है। जांच एजेंसी इन नेताओं से घाटी में हिंसा फैलाने और लश्कर-ए-तैयबा से फंडिंग के आरोपों की जांच कर रही है। माना जा रहा है कि इन तीनों नेताओं के खिलाफ जांच एजेंसी के पास ठोस सबूत है। इन सभी नेताओं पर आरोप है कि उन्होंने जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद और अन्य पाकिस्तानी आतंकवादी संगठनों से पैसे लिए हैं। इसका मकसद घाटी में अशांति फैलाना है। सुरक्षा मामलों के जानकार इस कदम की सराहना कर रहे हैं। ये जो NIA के माध्यम से 3 सेपरेटिस्ट की क्वेश्चनिंग हो रही है,
या इन्वेस्टिगेशन हो रहा है बड़ी अहम है। बहुत बड़े पैमाने पर पाकिस्तान से फंड्स आते हैं, सऊदी अरेबिया के माध्यम से, फिर दुबई, कतर के माध्यम से दिल्ली में पहुंचते हैं। दिल्ली में कमीशन एजेंट्स अपनी कमीशन लेने के बाद में इनको हैंडओवर करते हैं पैसा, और ये उस पैसे के इस्तेमाल करते हैं हिंदुस्तान को बर्बाद करने के लिए, कश्मीर को हमेशा तबाह करने के लिए। अभी समय आ गया कि ऐसे जो देशद्रोही हैं उनको हमेशा हमेशा से कश्मीर से अलग किया जाए। जांच एजेंसी कश्मीर में पत्थरबाजी और स्कूलों को जलाए जाने के मामले की जांच कर रही है। इन तीनों नेताओं को एजेंसी ने हेडक्वार्टर पूछताछ के लिए बुलाया गया था। ये तीनों अलगाववादी नेता हैं तारीके हुर्रियत के फारूक अहमद डार उर्फ बिट्टा कराटे, नेशनल फ्रंट के अध्यक्ष नईम खान और जावेद अहमद बाबा उर्फ गाजी। जांच एजेंसी ने तीनों नेताओं से बाकी दस्तावेजों के साथ बैंक और संपत्ति के कागजात भी, प्रॉपर्टी डॉक्यूमेंट्स भी मांगे हैं। मुंबई में 26/11 के हमले की शुरुआती जांच के दौरान एजेंसी को लश्कर-ए-तैयबा के सरगना हाफिज सईद, अलगाववादी नेता सईद अली शाह गिलानी और नेशनल फ्रंट के चेयरमैन नईम खान के नाम की जानकारी मिली थी। जानकारी के मुताबिक NIA और पुलिस ने बीते साल की हिंसा से जुड़े 13 आरोप पत्र जुटाए हैं, जिनमें अलगाववादी नेताओं का जिक्र है। उन 150 FIR को भी देखा जा रहा है, जिनका वास्ता पत्थरबाजी, आगजनी और स्कूल जलने की घटनाओं से है। नियंत्रण रेखा पर सीमा पार से होने वाले कारोबार के दस्तावेज भी NIA के हाथ लगे हैं। इनमें घाटी से हो रही फंडिंग के सुराग मिलने की उम्मीद है। खबरों के मुताबिक सईद अली शाह गिलानी के कानूनी सलाहकार गुलाम मोहम्मद भट्ट ने 2009 से 2011 के बीच पाकिस्तान से 2 करोड़ रुपए से अधिक की रकम हवाला के जरिए मिली थी। भट्ट ने 2011 में गिरफ्तार किया गया था और इस मामले में सुनवाई अभी चल रही है। 1990 के दशक में हिजबुल मुजाहिदीन और अन्य आतंकवादी संगठनों के साथ जुड़कर आतंकवाद फैलाने वाले बहुत से लोग अब कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियों के लिए फंडिंग मुहैया कराने वाले नेटवर्क का हिस्सा बन गए हैं। जम्मू कश्मीर के उप मुख्यमंत्री निर्मल सिंह ने NIA की जांच का हवाला देते हुए दावा किया कि राज्य में पत्थरबाजों पत्थर फेंकने के लिए रोज 500 रुपए दिए जा रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट APN। स्पेशल रिपोर्ट में आगे बढ़े उससे पहले एक नजर डालते हैं इस वक्त की बड़ी खबरों पर। बाबरी उद्वंस मामले में आडवाणी समेत 12 आरोपियों पर आरोप तय। 120B के तहत आपराधिक षड्यंत्र साजिश रचने का चलेगा मुकदमा। योगी आदित्यनाथ कैबिनेट की बैठक आज लखनऊ स्थित लोक भवन में होगी बैठक। कई योजनाओं को मिल सकती है हरी झंडी। चार देशों की 6 दिवसीय यात्रा पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जर्मनी के चांसलर मार्केल के साथ पीएम ने की मुलाकात। बातचीत को पीएम ने बताया अच्छा। काउंटर टेररिज्म के लिए स्ट्रेटेजी तैयार करने की जरूरत पर दिया बल। देश भर के लगभग 9 लाख मेडिकल स्टोर्स आज हैं बंद। दवाओं की ऑनलाइन बिक्री और मुनाफा कम होने से हड़ताल पर। मरीजों के हितों को छोड़कर ऑल इंडिया केमिस्ट एंड ड्रगिस्ट ऑर्गेनाइजेशन देगा जंतर मंतर पर धरना। बांग्लादेश तट से टकराया चक्रवाती तूफान मोरा। पूर्वी भारत पर पड़ सकता है असर। तटवर्ती इलाके में जारी किया गया अलर्ट। मछुआरों को समुद्र से दूर रहने की दी गई चेतावनी। कश्मीर में लगातार आतंकवाद पैर पसार रहा है, इसमें कोई शक वाली बात नहीं है। इतना ही नहीं, अब वहां के स्थानीय युवक भी हाथों में पत्थर लेकर सुरक्षा बलों के सामने खड़े हो गए हैं। हाल फिलहाल में कई मौकों पर स्थानीय युवक हाथों में पत्थर लेकर आतंकियों की ढाल बनकर भारतीय सेना के सामने खड़े हैं। आइए जानते हैं कौन है इस आतंक का असल जिम्मेदार। घाटी में बढ़ती आतंकी और पत्थरबाजी घटनाओं के पीछे पाकिस्तान का हाथ है, ये पूरी दुनिया जानती है। घाटी में इस तरह का तनाव कोई नया नहीं है। विभाजन के बाद से ही पाकिस्तान लगातार कश्मीर में अपने नापाक इरादे जाहिर करता रहा है। वो जन्नत में हमेशा अशांति फैलाता रहा है। भारत पाकिस्तान के बीच कश्मीर विवाद 1947 से जारी है। इसको लेकर पाकिस्तान ने भारत पर 3 बार हमला किया और तीनों बार उसे बुरी तरह से हार का सामना करना पड़ा।
पाकिस्तान जिस तरीके से उसकी डेस्परेट उसके अटेम्प्ट्स रहती हैं और लगातार वो एक जंग जो है उसने छेड़ी हुई है और कश्मीर में यहाँ के हालात ख़राब करने के लिए और हर जो है वो कोशिश कर रहा है, लेकिन उसमें कामयाब नहीं होगा। उसकी ये जो कायराना हरकतें हैं उसको बाज आना चाहिए इसमें। उन्नीस में शर्मनाक हार के बाद काबुल के पाकिस्तान मिलिट्री एकेडमी में सैनिकों को हार का बदला लेने की शपथ दिलाई गई और अगले युद्ध की तैयारी को अंजाम दिया जाने लगा। लेकिन इस बीच अफगानिस्तान में हालात बिगड़ने लगे। 1971 से 1988 तक पाकिस्तान की सेना और कट्टरपंथी अफगानिस्तान में उलझे रहे। यहाँ पाकिस्तान की सेना ने खुद को गोरिल्ला युद्ध से मजबूत बनाया और युद्ध के विकल्पों के रूप में नए नए तरीके सीखे। अब यही तरीके भारत पर आजमाने की बारी थी। तत्कालीन राष्ट्रपति जनरल जिया उल हक ने 1988 में भारत के खिलाफ ऑपरेशन टोपाक नाम से वॉर विद द इंटेंसिटी की योजना बनाई। इसके तहत कश्मीर के लोगों के मन में अलगाववाद और भारत के प्रति नफरत के बीज बोने थे और फिर उन्हीं के हाथों में हथियार थमाने थे। पाकिस्तान ने भारत के पंजाब में आतंकवाद शुरू करने के लिए पाकिस्तानी पंजाब में सिखों को खालिस्तान का सपना दिखाया और हथियारबंद सिखों का एक संगठन खड़ा करने में मदद की। पाकिस्तान के इस खेल में भारत सरकार उलझती गई। स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार और उसके बदले की कार्रवाई के रूप में 31 अक्टूबर 1984 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी की हत्या के बाद राजीव गांधी ने देश की बागडोर संभाली। राजीव गांधी ने कश्मीर की तरफ से पूरी तरह से ध्यान हटाकर पंजाब और श्रीलंका में लगा दिया। इंदिरा गांधी के बाद भारत की राह बदल गई। इससे पंजाब में आतंकवाद के नए खेल के चलते पाकिस्तान एक बार फिर कश्मीर पर नजरें टिकाने लगा और उसने पाक अधिकृत कश्मीर में लोगों को आतंक के लिए तैयार करना शुरू किया। भारतीय नेताओं के ढुलमुल रवैये के चलते कश्मीर में ऑपरेशन टोपाक बगैर किसी परेशानी के चलता रहा। अब दुश्मन का इरादा सिर्फ कश्मीर को ही अशांत रखना नहीं था, वो जम्मू और लद्दाख में भी सक्रिय होने लगे। पाकिस्तानी सेना और ISI ने मिलकर कश्मीर से पीड़ितों को भगा दिया। आज कश्मीर में आतंकवाद के चलते करीब 7 लाख से अधिक कश्मीरी पंडित विस्थापित हो गए और वो जम्मू सहित देश के दूसरे हिस्सों में जाकर रहने लगे। इस दौरान हजारों कश्मीरी पंडितों को मौत के घाट उतार दिया गया। घाटी में मस्जिदों की तादाद बढ़ाना, गैर मुस्लिमों और शियाओं को भगाना और बगावत के लिए जनता को तैयार करना ऑपरेशन टोपाक के ही चरण है। इसी के तहत कश्मीर में सरेआम पाकिस्तानी झंडे लहराए जाते हैं और भारत की खिलाफत की जाती है। ISI ने कश्मीर में अपनी गतिविधियों को प्रायोजित करने के लिए हर महीने 10 से 50 करोड़ खर्च करता है। इस कार्यक्रम के तहत ISI ने लश्कर-ए-तैयबा सहित कश्मीर में 6 आतंकवादी गुटों को लगातार पैसे सप्लाई कर रहा है। अब वक्त आ गया है कि मोदी सरकार भी इस आतंक का मुंहतोड़ जवाब दे। ब्यूरो रिपोर्ट, APN। तो स्पेशल रिपोर्ट में अभी के लिए मेरे साथ इतना ही। आप बने रहें APN के साथ। नमस्कार।